आप भी बताएंगे या मैं? हाँ जी। मैम मेरे पास तो नहीं है सिनेरियो, आप बता दें। अच्छा, अगर कोई और शेयर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली इसका एग्जाम का डिस्कशन भी का कोई फायदा सिनेरियो तभी नहीं है। तभी होता है जब हम उसको, कभी आपने कोई पेशेंट देखा हो। क्योंकि सिनेरियो का मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ एग्जाम में ही आया हो, ये कोई भी ऐसा पेशेंट हो सकता है जो कि जो आपने एनकाउंटर किया हो अपनी रेजिडेंसी में, ऑब्जर्व किया हो, देखा हो या मैनेज किया हो। तो इट कैन बी एनी सिनेरियो। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जी ऑनलाइन होते हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन तो होगी। अच्छा जी, डॉक्टर यास्मीन ये बताइए कि आखिर बावल कॉम्प्लिकेशन से हमारी मुराद क्या है। हम उसी में से सिनेरियो निकाल लेते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव बावल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उससे हमारा क्या मतलब है? हाउ वी डिफाइन इट एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज? जी डॉक्टर यास्मीन। मैडम, आवाज कट रही थी आपकी। क्योंकि ये सिनेरियो नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको मैं मैम पूछ रही आवाज हूँ कट कि रही थी इसमें आपकी। डिफरेंट पोस्ट ऑपरेटिव बावल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इमरान साहब जरा देख जी मैम। लीजिए अगर कोई और मैम उसमें ऑनलाइन जो है है तो। पैरालिटिक लीकस हो सकती है, और जो है परफोरेशन की वजह से परफोरेशन हो सकती है। अगर इंट्रा ऑपरेटिव हो गई है तो पोस्ट हम्म। ऑपरेटिव हो सकती है। हम्म। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या हम्म। डायरिया बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो भी मतलब मेडिसिन वो ले रही है उसकी वजह से भी हो सकती है। हम्म। और अच्छा, चलें पहले हम इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है। जी डॉक्टर यास्मीन, क्योंकि काफी हमें जरा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपके साथ कनेक्ट करने में। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग ही होती है कॉमन तो। अच्छा, ठीक है, वॉमिटिंग होती है और? कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग। ठीक है, और? ये ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब जो वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन, वो बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या होती है एंड हाउ यू करेक्ट इट? ओके, समीना, छोड़ के आ जाओ। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है, इससे बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, लेट्स टैकल इट विद वन बाय वन। इसमें हम इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। सपोज नाउ आई प्रेजेंट यू अ सिनेरियो के a patient who on the third post-operative day, who had hysterectomy, abdominal hysterectomy, and there were a lot of adhesions, adhesiolysis हुई, intravaginal manipulation भी हुई, and on the third post-operative day she complains of she is not able to pass flatus and motion, and she's quite uncomfortable with the abdominal distension, and at the same time she is having vomiting and the nausea and vomiting. How you will approach her clinically? ये पेशेंट है जो थर्ड पोस्ट ऑफ डे पे, जो कि आपके पास मतलब जो आपके पास एडमिटेड ही है। लेट इट बी, हम इसको सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे जरा थोड़ा सा अर्लियर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो इसमें हाउ यू विल अप्रोच हर। जी डॉक्टर यास्मीन, आपके साथ हम कर रहे थे डिस्कशन। तो हाउ यू विल जी मैनेज मैम। हर एंड व्हाट कैन बी द मैम डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Ma'am, first of all, I will approach to patient and look for her general physical examination, and हम्म। then take the history regarding her symptoms, including distension, pain in हम्म। abdomen, either localized or generalized. फिर मैं उसकी हम्म। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करूंगी टू रूल आउट, हम्म। यूरिन आउटपुट देखूंगी, इनपुट आउटपुट चार्टिंग, वाइटल्स चेक हम्म। करूंगी. Then I हम्म। will do a clinical examination of the abdomen to see for हम्म। the generalized distension. Either हम्म। it is localized, and हम्म। whether patient is rebound tendon is sign of peritonitis, वो भी हो गया ना, हम्म। वो भी हुआ. हम्म। और हम्म। उसके अलावा per vaginal examination, per हम्म। speculum examination important. हम्म। इसमें मैं जो है डिस्चार्ज, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, और जो है कोई हेमाटोमा तो नहीं है.
वो भी देख लूंगी। How you will और see यूरिन any hematoma on vaginal examination, rather speculum examination? मैम स्पेक्युलर एग्जामिनेशन कैसे उसमें हेमेटोमा मतलब इसमें कैसे आप असेस करोगे? मैम अगर वो एक्सटेंड कर रही है विजाइना में तो वो नजर आ जाएगी, अदरवाइज तो अल्ट्रासाउंड पे ही जाहिर हो पाएगा। अच्छा चलो और उसके अलावा मैम वाइटल्स और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पीरियड है। पेशेंट ने बावल मूवमेंट जो है उसको हुई है या नहीं, जैसे कि उसने फ्लेटस और फीसेस पास किया है या नहीं। और मैंने एब्डोमेन पे जो है वो बावल साउंड्स वो भी चेक कर लेंगे। थोड़ा हेफाजत जा रही हूँ मैडम, लेकिन चीजें जो है ना मेरे माइंड में यही आ रही हैं कि ऐसे ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, और हिस्ट्री में कुछ और पूछोगे और आप? हाइड्रेशन स्टेटस पेशेंट का हम्म ओरली अलोड थी या नहीं, ये भी और देखेंगे। और इंट्रा ऑपरेटिव उसको ब्लड क्या लगी है, कितनी लगी है, पेल तो नहीं है कि इंट्रा ऑपरेटिव अभी ब्लीड कर रही है। हम्म और इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स चेक करूंगी कि कोई ब्लीडर तो नहीं था, या जो है उसको सिक्योर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेजर्स ली गई, इंट्रा ऑपरेटिव कोई बावल या यूरिनरी ट्रैक्ट कोई इंजरी तो नहीं हुई थी। एंड हाउ यू विल नो ऑल दैट कि इंट्राऑपरेटिवली जी कुछ मसला हुआ या नहीं हुआ, या क्या इसका ऑपरेटिव बेसलाइन स्टेटस क्या था, एंड व्हाट वर द अदर फाइंडिंग्स, कैसे पता चलेगा आपको? मैम ऑपरेटिव फाइंडिंग से वो पता चलेगा। यू विल रिव्यू द रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड आप रिव्यू करोगे, जो जी उसके मैम। ऑपरेशन नोट्स हैं, ये सब चीजें आप देखोगे। ठीक है। अब ये पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जो आप ही ने सर्जरी की हुई हो, सो यू माइट बी नोइंग इट ऑलरेडी। ठीक है, कि आपने सर्जरी की हुई हो और आपको पता हो कि इसमें क्या क्या चीजें थी, एंड जी मैम। इफ द सर्जन इज समवन एल्स, तो आप पूरा रिकॉर्ड उसमें रिव्यू करोगे कि क्या उसमें कुछ हुआ। अब इसमें ये जो डिफिकल्ट सर्जरी थी, इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेस ऑफ या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हम जिसकी बात करते हैं, वो इसमें क्या क्या हो सकता है? जी हम्म मैम। जी डॉक्टर यास्मीन। मैम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब तक उसको फ्लूइड क्या मिले, क्या उसने ओरल कोई शुरू किया था या नहीं डिफरेंशियल किया था, डायग्नोसिस एंड हाउ वाज द टॉलरेंस टू दैट ओरल फ्लूइड्स या फूड मैम जो भी सबसे उसने। तो पहले ये जी सारी मैम चीजें सबसे हैं पहले जो तो कि आप पैरालिटिक इसमें इलियट से करोगे। ठीक है, तो फ्लूइड्स का भी सारा रिकॉर्ड वो आपने देखना है। हाउ वाज द यूरिन पैरालिटिक आउटपुट, इलियट व्हाट अबाउट द इनटेक आउटपुट, ये वो तो आपने बता यूरिनल दिया था। तो फॉलिस कैथेटर इनसाइड है या नहीं है, ड्रेन इज देयर और नॉट। अगर ऐसी कोई डिफिकल्ट सर्जरी थी तो जाहिर है पेरिटोनियल ड्रेन ही डाले जाते हैं, क्या वो डालने की जरूरत थी या नहीं थी, और अभी तक वो अंदर है या नहीं है, एंड व्हाट इज द बेसिकली उसका आउटपुट क्या है ड्रेन का। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसमें जानने की जरूरत होगी। बाकी वाइटल्स का तो आपने बता ही दिया कि कोई हाइपोवोलीमिया या फीवर या और ऐसी चीजें तो नहीं है। नाउ कमिंग टू एग्जामिनेशन की कुछ तो चीजें आपने बता दी, लेकिन इसमें आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन राइट अवे बताया था, वो बेसिकली हिस्ट्री में बताया था। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फाइंडिंग इन दिस केस, तो वो आप उसमें क्या क्या किन किन चीजों पे फोकस करोगे, एंड देन वी विल डिस्कस द इन्वेस्टिगेशन जो हमें इसमें चाहिए होगी। जी डॉक्टर यास्मीन। मैम। हम्म मैम एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हम्म पेशेंट कॉन्शियस लेवल्स देखने के लिए कि अल्टर्ड तो नहीं है। उसके अलावा वाइटल आर वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द पल्स, टेम्परेचर एंड हम्म ब्लड प्रेशर। हम्म पेलारनेस इंपॉर्टेंट है। हम्म और डिहाइड्रेशन स्टेटस इंपॉर्टेंट है पेशेंट का। हम्म जॉन्डिस और वो भी देखेंगे। और उसके अलावा हम्म और डॉक्टर चेस्ट और यास्मीन, कार्डिक आपका एग्जामिनेशन, आपका मेरा ख्याल है सीवीएस नेट के एग्जामिनेशन। कनेक्शन और में कुछ उसके अलावा जो है इंटरप्शंस आ रही ब्रेस्ट हैं। एग्जाम, ब्रेस्ट जनरल में आ जाता है लेकिन एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। हेलो हम्म हम्म एग्जामिनेशन पे जी मैडम नेट का इशू एक्चुअली मौसम की वजह से जो है ना हाँ, वो तो सही हम नहीं क्या है। किसी और ऑडियंस पे मूव कर जाए, अगर कोई और है प्रिपेयर तो, कोई भी, या वॉलंटियर कोई भी। जी जी मैडम कोई इशू नहीं है। जी जी हाँ मैडम कोई इशू नहीं।
हाँ, कोई भी और वॉलंटियर ऐसा जो कि इसमें हमें जो कर सके पार्टिसिपेट। डॉक्टर जैनब आप कर ले। जी जी मैडम। हाँ जी जी जैनब। तो इसमें हम उस पे थे कि इसमें अब हम एग्जामिनेशन पे क्या क्या करेंगे, कुछ चीजें डॉक्टर यास्मीन ने हमें बता दी, बाकी आप जरा कैरी ऑन करें। जी मैडम, जैसे कि डॉक्टर ने बताया बीएमआई देखेंगे और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट एंड द लेवल ऑफ द डिहाइड्रेशन, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। और मैडम उसके बाद जो है वो साइंस ऑफ मेलार्नेस एंड थायराइड swelling, breast, chest and cardiac examination ठीक है। and और per abdominal examination, madam. Superficial and deep palpation to look for any scar mark, mass or visceromegaly. स्कार तो वो है ना उसका, वो तो जाहिर है स्टेक्टमी हुई हुई है, लोअर पेनिनस्टिलियन इन्सिजन है। अच्छा, और जी मैडम, और उसके बाद जो है एक्सक्लूड एनी mass और ascites or visceromegaly. जी मैडम। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसकी जनरलाइज्ड। टेंडरनेस देखेंगे। मैम हाउ यू गार्डिंग विल असेस के एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ और क्या चीजें होती हैं जो देखने वाली होती हैं? मैडम फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस देखते हैं ना, हम्म देखेंगे। और ग्रेथ मॉनिटरिंग, मतलब कितनी लेवल ऑफ डिस्टेंशन है हम्म वो मेजर करेंगे मैडम। ठीक है। सो इट्स मैम इट्स बावल इट्स साउंड, हैविंग टिम्पैनिक नोड्स ऑल ओवर, जी नो मैम। मैम फ्लूइड बावल थ्रिल एंड नो साउंड्स शिफ्टिंग देखेंगे डलनेस पॉजिटिव। ठीक है। और मैम और गार्डिंग उसके बावल अलावा साउंड्स, एंड लाइन से कोई बावल ब्लीडिंग नहीं साउंड्स हो ठीक वो है, भी बावल देखेंगे। साउंड्स आर एब्सेंट, बावल साउंड्स आर एब्सेंट। बावल साउंड की और वुंड लाइन पे कोई स्कार ब्लीडिंग तो नहीं है या हेमाटोमा तो नहीं है? ठीक है, वो नहीं है, ड्रेन में कुछ नहीं है, ड्रेन इज स्टिल इनसाइड बट देयर इज नथिंग इन द ड्रेन। और बावल साउंड्स उसकी एब्सेंट है, बट देयर इज डिस्टेंशन एंड पेशेंट इज टेंडर टू टच, but otherwise there is no fluid thrill and shifting dullness, nothing is positive and there is nil in the drain, बस थोड़ा सा सीरस डिस्चार्ज है और कुछ नहीं। यूरिन ड्रेसिंग इज आउटपुट ड्राई। इन प्रीवियस 24 आवर्स। मैम यूरिन आउटपुट इन प्रीवियस 24 आवर्स। यूरिन आउटपुट इज नॉर्मल। और इसमें आप क्या देखेंगे? कलर ऑफ यूरिन इज आल्सो नॉर्मल। Yes, that is also normal. And clinically, there are no signs symptoms of hypovolemia actually. डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैम, इसमें फिर पोस्ट ऑपरेटिव में सबसे पहले तो पैरालिटिक इलियकस डिस्टेंशन की वजह से और वाइटल्स जो है वो ठीक है, यूरिन आउटपुट ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो है इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग, बावल इंजरी, यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी। नहीं देखो, वो तो जाहिर है, अब इंट्रापेरिटोनियल कोई फ्लूइड कलेक्शन नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, ड्रेन इज एम्प्टी, सारी चीजें हैं, सो वी विल एक्सक्लूड दिस। ठीक है, आप डिफरेंशियल में जनरली स्पीकिंग आप डाल सकते हो हाइपोवोलेमिया, क्योंकि साइन सिम्टम्स नहीं है तो इंजरी बेसिकली वहां से रूल आउट हो जाती है। और लेकिन ये है कि जो आपको फाइंडिंग्स बताई हैं इसमें बेसिकली फिर गट का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसमें जो गट का प्रॉब्लम सबसे पहले, क्योंकि वी विल मूव ऑन टू द कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेटर ऑन, तो पैरालिटिक आइलियस का ही आपका सबसे ज्यादा प्रोबेबल डायग्नोसिस बनेगा, या फिर उसके बाद हम गट परफोरेशन या कुछ इंजरी ऐसी कह सकते हैं। तो अब इसमें हम ये सवाल किया जा सकता है कि गट इंजरी है तो ड्रेन में क्यों कुछ नहीं है। समटाइम्स ओकल्ट इंजरीज गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, इवन हम लेप्रोटमी भी जो करते हैं उस पर भी हमें पता नहीं चलता, जो बहुत स्मॉल इंजरीज होती हैं वो कहीं जाके लेट प्रेजेंटेशन उनकी होती है। सो कंसीडरिंग द डायग्नोसिस टू बी ऑफ पैरालिटिक आइलियस, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक आर द पॉजिटिव फैक्टर्स इन कॉजिंग पैरालिटिक आइलियस का आपके ज़हन में इसलिए भी आना चाहिए विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री यू हैव टेकन सो फार। आप जो इसकी टाइप ऑफ सर्जरी थी इसमें जो इसकी जो डिफिकल्टिस्टेक्टमी की हम बात कर रहे हैं, इसमें गट मैनिपुलेशन थी, सो पैरालिटिक आइलिस वाज एक्सपेक्टेड इन दिस केस पोस्ट ऑपरेटिवली। तो अब ये पैरालिटिक आइलिस आपने डायग्नोस कर लिया, और बाकी गट परफोरेशन, ओकल गट परफोरेशन वाला भी एक डायग्नोसिस इसमें शामिल होगा। हाउ यू विल कंफर्म द डायग्नोसिस नाउ ऑनवर्ड? अब इसमें ये जो आपने डिफरेंशियल बनाया है इसको अब
कैसे आप कंफर्म कैसे करोगे? मैम सबसे पहले तो हाँ जी, मैम सबसे पहले तो जो है कंफर्मेशन के लिए जो है हमारे पास अल्ट्रासाउंड है और उसके अलावा एक्सरे इरेक्ट एंड सुपाइन। इलेक्ट्रोलाइट सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो ब्लड टेस्ट है उसमें तो जाहिर है एक सिंपल जो बेस लाइन है, सीबीसी आपने करवानी है, वो सब चीजें वो तो है ही हैं, वो तो होंगे, देखेंगे लेकिन जो स्पेसिफिक हैं वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होंगे, जो जरूरी चीज है। What जी मैम। electrolytes are responsible for causing paralytic ileus? हाइपो हाइपोकेलीमिया हम्म और एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम का भी हाइपो इसमें रोल होता है पैरालिटिक आइलियस में। अब अल्ट्रासाउंड ओके पे या एक्सरे पे आपको कैसे पता चलेगा बिटवीन द टू? मैम हाइपो अल्ट्रासाउंड पे जो है वो अगर परफोरेशन होगी ना तो कलेक्शन पेरिटोनियल इट कुड बी हम्म हम्म माइल्ड बिकॉज ऑफ द ड्रेन स्मॉल में तो कुछ भी परफोरेशन, नहीं है, लेकिन जो ड्रेन है में तो कुछ भी नहीं उससे है, थोड़ा मतलब एक मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। एक्सरे में ड्रेन जो है में ना हमें कुछ नहीं इरेक्ट और है, उसमें एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं, पॉजिटिव नहीं है, तो फिर अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे पता चलेगा? मैम ये मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि डिस्टेंडेड बावल की वजह से वो ड्रेन जो मतलब कलेक्शन बन रही है वो उसी साइड पे हो जहाँ पे हाँ, या ड्रेन रखा ब्लॉक हुआ भी है। हो सकता है, हो सकता है या ब्लॉक परफोरेशन भी हो किसी सकता है, और ठीक साइड है, पे ये हो दोनों चीजें और हो वो सकती कलेक्शन हैं। वहां पे लोकलाइज हो रही है। और अमूमन सक्शन ड्रेन में ये मसला होता है ब्लॉक होने का, हम्म। क्योंकि अगर आप फ्री उसमें और अलाउ इसके करते अलावा हैं जो फॉर द, एक्सरे इरेक्ट सुपाइन तो एक्सरे, एक्सरे हम इसमें करवाएंगे एब्डोमिनल एक्सरे। इन व्हाट पोस्चर? इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। और इरेक्ट पोस्चर में जो हम एक्सरे करवाएंगे, व्हाट फाइंडिंग विल इरेक्ट सजेस्ट द सुपाइन पैरालिटिक आइलियस? स्ट्रेट वो लाइंस आती हैं क्या, एयर फ्लूइड लेवल्स। एयर फ्लूइड लेवल्स हाँ, होने वाले। एयर फ्लूइड लेवल्स। एयर फ्लूइड लेवल्स क्यों होते हैं इसमें? मैम व्हाट इज इट डिस्टेंडेड बावल सजेस्ट्स? लूप्स विद जहां पे मेरा ख्याल है डॉक्टर यास्मीन का डिस्कनेक्ट हो जाए, वहां पे डॉक्टर जैनब इसको टेक ओवर कर लें, जी जी ठीक मैडम। है, तो आप जो है ना दोनों भी वो मिलती मिलकर है। डिस्कस कर सकती हो। तो एयर फ्लूइड लेवल्स क्यों बनते हैं इसमें? मैडम जैसे कि सारा एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड होता है, तो जो एयर होती है ना वो एक बट प्लेन जी मैम एयर एयर तो फ्लूइड होगी, लेवल डिफरेंट एयर एयर तो फ्लूइड होगी, लेवल्स। लेकिन फ्लूइड लेवल कैसे बन जाएंगे? Sometimes in paralytic ileus and more frequently in obstruction, जो intestinal obstruction होती है, कि थर्ड स्पेसिंग ऑफ द फ्लूइड होती है, बिकॉज ट्रांजिट ऑफ द फ्लूइड और ये सब चीजें अमूमन नहीं हो रही होती, जो कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस के साथ द फ्लूइड एंड द सॉलिड मटेरियल मूव्स ऑन टू द कॉलन, एंड वो सारा नहीं होता है, कि थर्ड स्पेसिंग ऑफ द फ्लूइड होती है और उसमें मल्टीपल फ्लूइड लेवल आ जाते हैं। एयर का तो समझ में आता है। तो ये हैं जो हमें एक्सरे इरेक्ट पोस्चर में नजर आएंगी। सो इट विल कंक्लूड आवर डायग्नोसिस कि ये पैरालिटिक आइलियस ही है, ठीक है। तो इसमें सपोज एयर फ्लूइड लेवल्स अब हमें नजर आ गए इसके एक्सरे पे, सो द डायग्नोसिस इज कंफर्म। अब इसको मैनेज आप कैसे करोगे? पेशेंट इज क्वाइट अनकंफर्टेबल, शी इज इन पेन। जी डॉक्टर जैनब। मैम फर्स्ट वी विल काउंसिल द पेशेंट, हम्म मतलब पेशेंट पेन में है, वी विल गिव हम्म हर पेन रिलीफ एंड हम्म विल पास द एनजी एंड हम्म कैथेटराइज तो हुआ ही है, तो हम्म वो तो है। और उसके बाद ठीक। जो है जो भी लैब्स हमारी अवेटेड है वो हम लेंगे कि उसमें जो है वो क्या रिजल्ट्स आएंगे, या पोटेशियम वगैरह हम्म कितना कम है, तो हम हम्म वो रिप्लेस करेंगे और हम्म पेशेंट को इनपियो कर देंगे, और हम्म इन्फ्यूजन फॉर्म में जो रिंगर वगैरह सलाइन वो देंगे। हम्म उसके और बाद जो इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे बेसिकली, जहां पे आप ये, क्योंकि देखो अगर हम इसकी कॉजेस को देखें, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस की आपने बात की, यूट्राइन जो इंटेस्टाइनल हैंडलिंग है वो एक वजह बन सकती है, बट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर दिस पैरालिटिक आइलियस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ आप सीआरपी इन केसेस में जरूर करवाते हो, WBC काउंट एंड सीआरपी, विच विल टेल यू कि इसमें कोई इन्फेक्शन वाला एलिमेंट तो नहीं है, बिकॉज इन दिस डिफिकल्ट केस इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि इसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट भी हो।
और उसमें एंटीबायोटिक्स, रिहाइड्रेशन, फ्लूइड को आपने वो करना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट आपने मैनेज करनी है. व्हाट इज द आइडिया ऑफ पासिंग एनजी ट्यूब इन दिस पेशेंट? मैडम Because it will further cause inconvenience to the patient. कि एनजी ट्यूब डालना बड़ा मुश्किल काम होता है, डालना और डलवाना दोनों चीजें. मैडम एनपीओ कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें जो है अच्छा. डिस्टेंडेड एब्डोमेन है पेशेंट को, और पेन है इतना, तो गट जो है वो उसको डिकम्प्रेस करने के लिए जो है वो Yes, for the decompression of the through NG tube. लेकिन इसमें हम सक्शन नहीं करते, उसका फ्री ड्रेनेज जो होता है वो खुद ही चल रहा होता है. जी फ्री जी मैम. ड्रेनेज को हम अलाउ करते हैं. But when you are draining the stomach through the NG tube, then what other electrolyte abnormalities do you expect in this patient to occur? वो तो फर्दर उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कर देगा. सो फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नो कि अगर आप पेशेंट को आपने एनजी ट्यूब डाली हुई है तो उसमें या नोजिया वॉमिटिंग, बेसिकली नोजिया वॉमिटिंग में तो स्टमक से नीचे वाले कंटेंट भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप स्टमक के अंदर एनजी ट्यूब डालते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक एस्पिरेट आ रहा होता है, जिसमें विच इज हाई इन द पोटेशियम, विच इज हाई इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम एज वेल. डायरिया में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे होते हैं एंड व्हाट फ्लूइड्स हैज टू रिप्लेस इट. वॉमिटिंग में क्या क्या फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है, दिस यू मस्ट नो, ऑल ऑफ यस यू मस्ट नो इट. मैडम, क्योंकि डायरिया में आपने जो सोडियम ज्यादा लॉस होता है. हाँ, सोडियम, डायरिया और में सोडियम ज्यादा और पोटेशियम ज्यादा होता है इसमें एनजी ट्यूब वॉमिटिंग में के थ्रू मैडम. और वॉमिटिंग के थ्रू. तो उसके हिसाब से आपने उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है वो करनी होती है. और इसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट लेवल जिसके करवा भी रहे होते हैं. समटाइम्स इफ द पेशेंट इज मच इन डिस्ट्रेस, तो इसमें हम 6 घंटे के बाद भी रिपीट इसमें कर सकते हैं. तो इसमें रूल आउट द इन्फेक्शन. ऑलरेडी द पेशेंट माइट बी ऑन एंटीबायोटिक्स, यूजुअली एंटीबायोटिक्स पे ही हम चला रहे होते हैं पेशेंट को, अगर ऐसा केस हो तो इवन ऑन द सेकेंड डे. तो इसमें एंटीबायोटिक्स पेशेंट को एनपीओ करने हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट पे जाना है, एनजी के थ्रू डीकम्प्रेशन करनी है. ठीक है, ये कम से कम चीजें हैं जो आपने करनी होती हैं. और इसके अलावा पेशेंट को जो एक चीज है कि एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी का जो प्रोटोकॉल है उसमें पेशेंट को आपने हाइपोथर्मिया से भी बचाना होता है. ठीक है, ड्रेन्स अननेसेसरीली वो जल्दी निकाल देने होते हैं. इवन फॉलिस कैथेटर भी जल्दी निकाल देना होता है अनलेस द पेशेंट नीड्स फॉर इट फॉर सर्टेन मॉनिटरिंग के लिए चाहिए तो फिर ठीक है, अदरवाइज इसको सारे ड्रेन्स और ये ट्यूबिंग्स वगैरह जल्दी निकाल देनी चाहिए. अब सपोज इन सारी चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आप क्या करेंगे? इसके अलावा एक और भी चीज हम कर सकते हैं इसमें. मैम सर्जन ओपिनियन. सर्जन ओपिनियन ठीक है, वो भी ले लें, उन्होंने भी जी कहा भी यही करें. मैम सीटी स्कैन करेंगे लोकलाइज करने के लिए कि कोई परफोरेशन तो नहीं है जो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से मिस हो गया है. सीटी कौन सा वाला करेंगे? विथ कंट्रास्ट. विथ कंट्रास्ट कौन सा, ओरल आईवी? आईवी कंट्रास्ट होगा ना, ओरल तो नहीं दे सकते. पेशेंट जो है वो एनपीओ है, उसको एनजी है, और वो लीक आउट करके चला जाएगा. पेरिटोनियम में ज्यादा इरिटेशन होगी उससे. अच्छा ठीक है, उस पे कुछ नहीं निकलता. सीडी भी हमने करवा लिया, उस पे भी कुछ नहीं निकला, बट स्टिल अगर शी कंजर्वेटिव इज इन डिस्ट्रेस. तो मैम उसमें फिर एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी होगी. हम इसमें कुछ और ट्राई नहीं कर सकते पेशेंट में क्या? What is the role of certain drugs in this case? पैरालिटिक आइलियस हमने कंफर्म कर लिया कि ये पैरालिटिक आइलियस ही है. उसमें तो हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं तो कई ठीक है, वो काफी कर हद लिया तक. हमने, एंटीबायोटिक दे दी, रिहाइड्रेट कर लिया, डीकम्प्रेशन हमने कर ली, और लेकिन पेशेंट इज नॉट मच इम्प्रूव्ड, मैम तो फिर हम क्या करेंगे? ग्लिसरीन का जो है ना, वो हम जब तक हमें परफोरेशन नहीं हो जाती ना क्लियर, तब तक हम नहीं करते वो. तो वो भी मुझे लेस लाइकली ठीक लग है, रहा है. परफोरेशन तो हमने कर ली ना, लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर ग्लिसरीन सपोजिटरी की आप बात कर रहे हो तो ग्लिसरीन सपोजिटरी क्या करेगी? इसलिए कि वो जब तक गट मोटिलिटी नहीं है ग्लिसरीन सपोजिटरी तो वेस्ट जाएगी, उसमें तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं है. जी मैम. मैम और और हम कोई क्या कर ड्रग मुझे सकते नहीं आ रही माइंड में. हैं? और कोई ड्रग माइंड में नहीं आ रहा है. किसी ने केसीएल ओमिप्राजोल लिखा केसीएल है. डालेंगे मैडम, उसका केसीएल इम्प्रूव.
पोटाशियम KCl तो हम डालेंगे ही, वो तो डेफिनेटली है ही है। मैडम लेकिन नियोमाइसिन, हाँ जी, नियोमाइसिन मैडम, क्या चीज? मैडम नियोमाइसिन एक वो ट्राई करेंगे। नहीं, इसमें बेसिकली जो हम फिर करते हैं, जो गैस्ट्रोगॉग्स होते हैं, यानी जो कि हम इसमें गट मोटिलिटी को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। अब अगर हम इसके नर्व सप्लाई को देखें गट के, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं। एंटेरिक नर्व सप्लाई भी अपना एक होता है। सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक का काम ये होता है कि ये इसको गट मोटिलिटी को कम करती है। और सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा ओवर एक्टिवेट होता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ड्यू टू पेन है, सर्जरी हुई है, ये सारा कुछ है, उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो रही होती है और इसके साथ साथ गट मोटिलिटी कम होती है। अब जब डिफिकल्ट सर्जरी होती है, उसमें गट मैनिपुलेशन भी हुई है, उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस ज्यादा हैं, तो इन्फेक्शन के लिए हमने एंटीबायोटिक तो दी, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, वो उसने अपना काम तो किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको कोई सिंपैथोलाइटिक मेडिसिन दे दें? सिंपैथोमाइमेटिक नहीं, सिंपैथोलिटिक मेडिसिन। मैम जैसा आपने what मैकेनिज्म एक्सप्लेन analgesic, किया है, basically what analgesic in the post-operative period does enhance the gut motility? लाइडोकेन, xylocaine जो दिया जाता है for post-operative analgesia, it not only alleviate the patient's post-operative pain, but it also improve the gut motility. ठीक है, मैम ये उसके चीजें अलावा हैं जो जो कि लॉरेंस हम सपोर्ट इसमें दे चीज सकते हैं। रखते हैं, उसमें उसका एक अपना सेट प्रोटोकॉल होता है कि उसमें देना होता है। ये सारा एनेस्थीसिया वाले मैनेज कर रहे होते हैं इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। सेकेंडली, यू कैन गिव azithromycin, you can give flagyl, you can give certain anti-emetic medicine, metoclopramide basically. Metoclopramide has basically the functions to improve the gut motility. और इसी तरह से एरिथ्रोमाइसिन का भी ये होता है। गैस्ट्रोग्राफिन एक ड्रग है जो कि हम दे सकते हैं, इसमें वो भी गट मोटिलिटी होती है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसमें ये एंटिसिपेटेड था कि इसमें ये हो सकता है, तो ये चीजें वो हैं जो राइट फ्रॉम द इमीडिएटली आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हमें करनी चाहिए। इसमें ये थोड़ा सा प्रोफाइलैक्सिस वाली चीजें आ जाती हैं और उसमें जो है वो हम फिर उसको एक तो वही हाइपोथर्मिया से बचाना होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम देते हैं फॉर 1 और 2 आवर्स, और उसमें बहुत अच्छी हीमोस्टेसिस, गट की हैंडलिंग मिनिमम सिर्फ उतनी जितनी रिक्वायर्ड है, और उसमें ड्रेन ओनली इफ नेसेसरी इस पेशेंट में जरूरत था। और इसमें जाइलोकेन या लाइडोकेन का जो इंजेक्शन हैं फॉर इनिशियल 6 to 8 आवर्स वो हम दे सकते हैं। एंड द गम च्यूइंग, जो बबल गम नहीं होती है, खास तौर पे इसमें जो रोल होता है वो निकोटीन गम्स का होता है। निकोटीन जो कि सिगरेट्स में या उसमें स्मोकिंग में होती है, निकोटीन का एक इफेक्ट होता है टू एनहेंस द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो इसलिए उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस। और वी कीप एन आई ऑन उसमें हम अकॉर्डिंग टू द गट मोटिलिटी या अकॉर्डिंग टू द बावल साउंड्स इनिशियली, अब ये इसको सेकंड डे पे हुआ, तो क्या इसके बावल साउंड्स पहले आ गई थी या नहीं आई थी? क्या हमने इसको ओरल फ्लूइड, ऐसा भी होता है कि हम ओरल फ्लूइड शुरू करते हैं एंड पेशेंट गोज इनटू पैरालिटिक आइडियस। तो ऐसा पेशेंट जिसमें हमें एंटीसिपेटेड हो ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट सर्जरी, हम उसमें थोड़ा सा उसका एनपीओ प्रोलॉन्ग कर देते हैं। और उसके अलावा जब एनपीओ ब्रेक करते हैं तो वो इनिशियली स्टार्ट विद द फ्लूइड्स, वी यूजुअली डोंट गो फॉर टू स्विच ऑन टू द सॉलिड फूड इमीडिएटली, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि ये चीज जो एनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी के प्रोटोकॉल से डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि हम बहुत ज्यादा देर पेशेंट को एनपीओ नहीं रखते, बट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सर्जरी, ऐसा पेशेंट जिसमें गट हैंडलिंग बहुत हुई है वहां पे हम थोड़ा सा उसका एनपीओ लंबा कर देंगे। फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जैसे आम सिजेरियन है या कोई भी ऐसी एब्डोमिनल सर्जरी जो नीट क्लीन थी, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, उसमें हम आफ्टर 6 आवर्स जो है वो कर देते हैं, एज सुन एज द गट मोटिलिटी रिटर्न्स, एज सुन एज द बावल साउंड्स आर पॉजिटिव, एंड वी स्टार्ट विद द ओरल फ्लूइड्स। और खास तौर पे जो ओरल फ्लूइड्स होते हैं उसमें केफीन वाले जो चीजें हैं
वो ज्यादा इसमें शुरू की जाती हैं। तो वो ये चीजें हैं जो कि उसके प्रोफाइलैक्सिस में या प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाएंगी। तो ये है। अब इसमें जो खास प्रिवेंशन की ही अगर हम बात करें तो क्या कोई प्री ऑपरेटिव मेजर्स ऐसी थी इस पेशेंट में, जैसे कि इसमें अगर एंटीसिपेटेड है कोई ऐसी गट मोटिलिटी का मसला, उसमें मसला हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली, या गट हैंडलिंग इज एंटीसिपेटेड इन द सर्जरी, जैसे बहुत ज्यादा एंडोमेट्रोसिस के जो केसेस होते हैं, तो क्या जी कोई मैम। ऐसी प्री ऑपरेटिव मेजर्स हैं जिससे हम इन चांसेस को कम कर सकें, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइरिस को कम कर सकें? जी मैम। मैम सबसे पहले तो सर्जन जो है स्टैंड बाय, उसके बाद जो है पेशेंट की एनपीओ अच्छी हो 24 आवर प्रायर टू प्रोसीजर या उसकी इलेक्टिव जो सर्जरी है उससे पहले हम उसको एनपीओ रखें और आईवी फ्लूइड पे रखें, और 48 आवर्स प्रायर टू प्री ऑपरेटिव जो टाइम पीरियड है उसमें हम उसको ओनली ओरल फ्लूइड पे रखें। एक्चुअली इसमें जो 8 आवर्स बहुत पहले लंबी तो नहीं होता। जो लंबी चौड़ी गट प्रेपरेशन होती है उसका अब कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है क्योंकि मैम। जो लंबी चौड़ी जो पहले जमानों में होती थी गट प्रेपरेशन, उसमें उसमें नुकसान ये होता है कि पेशेंट को हम एनपीओ रखते हैं, एनपीओ उसको नहीं रखा जाता। आईवी फ्लूइड्स ठीक है हम दे सकते हैं, अगर तो हमने कोलन को खोलना है, कोलोस्टमी करनी है, गट सर्जरी हमें पता है कि हमने करनी है। जी अब मैम। एंडोमेट्रोसिस में देयर इज जस्ट एन एंटीसिपेशन, उसमें हमने जरूरी नहीं है कि हमें गट सर्जरी करनी पड़े, लेकिन हम पेशेंट्स को एनपीओ नहीं लंबा रखते। उसका नुकसान ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी उसकी प्रॉब्लम में आ जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैम पेशेंट को प्रोलॉन्ग पेन का मसला ज्यादा होता है, पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वो डिलेड रिकवरी होती है। और उसके अलावा इस अगर तो हमें पता है कि अब जैसे किसी कोलन सर्जरी, फर्ज किया अगर हम ओवेरियन मेलिग्नेंसी का ग्रेड 4 स्टेज 4 वो सर्जरी कर रहे हैं, हमें पता है कि इसके साथ गट जुड़ी हुई होगी, उसमें हो सकता है कोलोस्टमी बनानी पड़े, तो वहां पे तो ठीक है, उसमें 24 आवर्स एनपीयू रख के आप उसको ओरल पे डालते हैं और उस पे आईवी फ्लूइड्स पे डालते हैं। लेकिन अगर ऐसा है जैसे सपोज हम बाज दफा बावल प्रेपरेशन इवन 4th डिग्री पीरियड टीयर में भी कर रहे होते हैं, जी मैम। तो उसमें उसमें भी ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल एनपीओ कर दें। उसमें होता ये है कि आप उसको एक 48 आवर्स पहले आपने सेमी सॉलिड स्टार्ट किए, 24 आवर्स पहले आपने क्लियर फ्लूइड्स अलाउ किए। एनपीओ रूटीन का करना है, यानी वही जो रात 12 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग अगर फर्ज किया पेशेंट की सर्जरी है तो उसमें हम उसको 12 मिडनाइट के बाद हम कर देते हैं, क्योंकि प्रोबेबली 6 to 8 आवर्स का वो फिर टोटल वो हो जाएगा। और फिर भी ऐसे पेशेंट में हम 6 आवर्स के बाद आईवी फ्लूइड शुरू कर देते हैं ताकि उसमें बहुत लंबा उसका एनपीओ ना हो। और उसके अलावा जो है वो फिर उसको हमने, क्योंकि जो गट प्रेपरेशन का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो इसके अलावा यूज ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स भी है, यानी उसमें वो वाली एंटीबायोटिक्स जो कि गट फ्लोरा को मैनेज करती हैं या गट माइक्रोब्स जो हैं उनको मैनेज करती हैं, उसको हमने स्टार्ट करना होता है, और वो भी हम 24 आवर्स पहले शुरू कर देते हैं ओरल प्रेपरेशन। और उसके अलावा जो है हमने अगर उसको कोलन, खास तौर पे अगर हम कोलन की, जैसे हमने रेक्टल म्यूकोजा को स्टिच करना है या कोई कोलन की सर्जरी है, तो उस सूरत में फिर हम उसको एनीमा देते हैं, 1 at night 1 in अर्ली इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले सर्जरी से पहले। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पेशेंट थिएटर टेबल पे स्टूल पास कर रहा हो। तो बस ये है जो हमने उसको करना होता है। इवन एनीमा का भी जो है बड़ा क्वेश्चनेबल होता है बाज दफा, क्योंकि एनीमा ऑन द फर्स्ट हैंड इज अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, और दूसरा ये कि उससे हेमरोइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज ये कि उससे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन की तरफ ये ले जाता है। तो यूज ऑफ लैक्सेटिव्स एंड जो है वो अगरचे उसमें गट प्रेपरेशन का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसको उसी वक्त दें जब उसकी जरूरत हो, और हम 4 मैम डिग्री लीनियल टीयर में उसको करते हैं। मैम ठीक है आपने जो ड्रग्स का जी जी डॉक्टर यास्मीन। ड्रग्स का बताया फॉर पूछेंगे गट जो प्रिपरेशन ओरल प्री देते हैं ऑपरेटिव 24 आवर्स। एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स जिसपे नियोमाइसिन है या हम जो फ्लैजिल देते हैं, वो दोनों चीजें ये वर्केबल है। उसका मकसद ये होता है कि अगर सॉइलिंग हो भी जाती है तो एटलीस्ट बैक्टीरिया जो गट बैक्टीरियाज हैं वो उसको कंटेमिनेट नहीं करते ऑन द सुचर साइड,
यानी अगर हम इसको कॉमनली तो हमारा 4 डिग्री पीरियड टेयर ही होता है ना, जिसमें हमने ये चीजें मैनेज करनी होती हैं। और सपोज इफ गट इज ओपन्ड और हमने उसमें एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करना है, तो भी हमें अगरचे हमने उसके में नॉन क्रशिंग क्लैम्प्स लगाए होते हैं ऑन द ईदर साइड, जहां पे हमने रिपेयर करना होता है उसके दोनों साइड्स पे, टू प्रिवेंट द सॉइलिंग, बट स्टिल इट इज अ प्रोटेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑफ जो है वो उसमें जो इन्फेक्शन है, वुंड्स, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है उसको, और अगर हमें एनास्टोमोसिस की जरूरत पड़ गई तो उसके लीकेज को भी ये बचाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसमें हमें करनी होती हैं। तो जहां तक और दूसरी चीज ये कि इसमें आफ्टर सर्जरी एक नॉर्मल क्लीन सर्जरी में रूटीन का ये है सर्जेरियन सेक्शन है, तो उसमें भी हम 6 घंटे बाद एनपीओ खत्म कर दें, उसमें 24 घंटे उसको एनपीओ रखने की जरूरत ही नहीं है। एज सुन एज द गट साउंड्स रिटर्न, ठीक है। मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स अननेसेसरीली जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप गट को टच भी करते हैं तो वो एक इन्फ्लेमेशन वाली चीज उसमें इनसाइट होती है, विच इज अ रीजन फॉर पैरालिटिक आइलियस पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये तकरीबन अब पैरालिटिक आइलियस अगर ये 10% केसेस में हो जाता है, तो उसको उसके लिए प्रेपरेशन या उसकी ट्रीटमेंट या उसकी प्रिवेंशन स्टार्ट्स राइट इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड, and that goes along the immediate post operative period and there on as well. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड होते हैं इसको, जैसे जो क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन है, हाइपोथायराइड पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये इनमें ऑलरेडी ये मसला हो रहा होता है, तो उनमें हमें ये ज्यादा विग्रसली इन चीजों को मैनेज करने की जरूरत होती है। तो कोमॉर्बिडिटी का भी हमें जरूर पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था जो हमने पैरालिटिक आइलियस को मैनेज किया। मैम अब हम आते हैं, हाँ जी मैम ये जो 4 डिग्री पेरिनियल टियर होता है ये इसको हम एट द स्पॉट उसी वक्त से बगैर गट प्रेपरेशन के नहीं स्टिच कर सकते? कर सकते हैं, जो हम इमीडिएटली करते हैं वो तो ऐसे ही करते हैं ना। उस सूरत में आप ये करते हैं कि आप कोई बॉल सा, जैसे हमने कोई गॉस का बॉल सा बना के हमने रेक्टम में ऊपर कर दिया ताकि उसकी सॉइलिंग ना हो, ठीक है। ओके और उसमें उसमें इमीडिएट रिपेयर विद इन 6 आवर्स इज एसेंशियल, कि हम उसको, क्योंकि इमीडिएटली तो आप कर देंगे, वरना बाद में अगर ज्यादा टाइम गुजर गया तो फिर आप उसको 5 दिन से ज्यादा टाइम गुजर जाए तो फिर आप उसको लेटर ऑन ही करते हैं, उसको फिर थोड़ा टाइम दे के ही करते हैं, जो कि ओके तकरीबन 8 to 12 में वीक्स यही रूल है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं कि एक डिफिकल्ट सर्जरी हमने की है, एंड सपोज हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस की ही बात कर लेते हैं, दैट इज अ कॉमन सिनेरियो, के जिसमें आप यू आर नॉट श्योर अबाउट कि गट परफोरेशन हुई या नहीं हुई, लेकिन एडहेरियोलाइसिस करते हुए देयर इज एन इंजरी, यू सस्पेक्ट के इंजरी आ गई है गट पे, बिकॉज देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द गट म्यूकोसा, गट सिरोजा, और ये वहां पे आपको शक व शुबा है कि एक छोटा सा रेंट है, लेकिन उसको आप कंफर्म कैसे करेंगे? अब ये वो सिनेरियो है जो इंट्राऑपरेटिवली आपको एनकाउंटर करना पड़ गया। पोस्ट ऑपरेटिव तो जाहिर है उसके डायग्नोसिस की ड्रेन डाला हुआ है, तो पेशेंट अगर फर्स्ट किया ड्रेन निकल भी गया, लेटर ऑन कोई ऑकल्ट परफोरेशन थी, तो बाद में पेशेंट ने सारे साइन सिम्टम्स पेरिटोनाइटिस के डेवलप कर लिए, तो इमीडिएटली यू हैव टू गो फॉर रीलेप्रोटमी, तो उस पर चीजें पता चल जाती हैं। बट सपोज ड्यूरिंग द सर्जरी उसमें आपको सस्पिशन है कि गट इंजरी आई है, हाउ यू विल कंफर्म इट ड्यूरिंग द सर्जरी? मैम सबसे पहले तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो गट है तो वो मतलब पता चल जाएगा, और उसके अलावा जो है उसकी मिजेंट्री से जो कि उसके मतलब साइड पे होती है। ठीक है, मेजेंट्री से कैसे पता चलेगा? वो तो एक गट का जो लूप है उसके ऊपर एक जगह पे कोई समझो 2 सेंटीमीटर का एरिया है जहां पे आपको सस्पिशन है, मेजेंट्री इज इंटैक्ट। मैम इंस्पेक्ट करेंगे सारा बॉबल, मतलब उसको देखने के लिए कि कहाँ पे इंजरी है, वहाँ फीकल स्वेलिंग मिलेगी अगर इंजरी होगी तो ठीक है, या फीकल प्रेजेंट स्वाइलिंग नहीं है, फीकल स्वाइलिंग तो आपको नहीं मिली, लेकिन आपकी सस्पिशन है कि हो सकता है ये थ्रू एंड थ्रू सारी वो है, फीकल स्वाइलिंग नहीं है, लेकिन आपको सस्पिशन है कि ये गट इंजरी हुई है। मैडम उसको एयर बबल्स आएंगे, उसके फ्लूइड में रखेंगे गट को, तो उससे हाँ एयर यस, बबल्स इसमें आएंगे। अब जो हम सर्जन्स को भी करते हुए देखते हैं, या जो एक कॉमन तरीका है वो ये होता है कि आप गट के एक हिस्से को अपने
अपने हाथ से बंद कर लें, उसको कंप्रेस करके उसको बंद करें और दूसरे हिस्से से उसके कंटेंट्स को स्क्वीज आउट करें उस एरिया पे जहां पे वो इंजरी हुई है। तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर द इंट्राल्यूमन कंटेंट विल कम आउट जब उसको आप उसको करेंगे तो। और ये जो है इसमें बड़ा क्लियरली विजिबल हो जाता है इवन फॉर द स्मॉल, यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर भी अगर कम भी वो है तो उसमें भी ये इंजरी पता चल जाती है, क्योंकि उसमें एयर या जो उसका इंटेस्टाइनल फ्लूइड है या उसके जो बाकी कंटेंट्स हैं दैट विल कम आउट ऑफ दैट म्यूकोजल रेंट जो है उसमें से आ जाएंगे बाहर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि म्यूकोजल रेंट तो नहीं होता, लेकिन उसका मस्कुलरिस रेंट होता है या सिरोजल रेंट होता है। अब how you will repair this rent with and without mucosal injury? There and then suppose you are, अब बेसिकली हम बुलाते तो सर्जन को ही हैं, हमारी तो तानी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट पे खत्म हो जाती है, बट सपोज यू आर इन एन एरिया वेयर यू डोंट हैव एनी अदर फैसिलिटी। जी डॉक्टर। इतना थोड़ा सा तो गट इंजरी ये भी हमें कम से कम थ्योरेटिकली तो पता होनी चाहिए। मैम इसमें मैम जो है 20 आप 20 लोग वाइक्रल तो से नहीं कर उसको रही होती। हाँ मैम 20 वाइक्रल से उसको स्टिच करेंगे दोनों एंड्स पकड़ के, और सिर्फ सिरोजल लेंगे, म्यूकोजा नहीं लेंगे, तो उसको डबल लेयर में स्टिच कर देंगे या हाँ, इंजेंट्री ऊपर कवर कर देंगे। डबल लेयर में करेंगे। और उसको अब जैसे हमने पिछली दफा भी बात की थी कि जब आप यूरेटर को भी स्टिच करते हैं तो इस तरह से स्टिच करते हैं, इस प्लेन में स्टिच करते हैं ऑब्लिक रखते हुए कि उसका ल्यूमन नैरो ना हो। मैडम जी बॉबल का परपेंडिकुलर टू ल्यूमेन करेंगे हम। हाँ, इसमें जो है जो ल्यूमन का जो एक लंबा वो एंगल जो चल रहा है उसके बिल्कुल राइट एंगल पे हम उसको स्टिच करेंगे। ठीक है, ये आखिर में मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा दूंगी जिसमें ये थोड़ा सा पता चल जाएगा। लेकिन इसको 2 लेयर में भी कर सकते हैं, 1 लेयर में भी कर सकते हैं, बट 2 लेयर इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड। और इसमें तरीका यही होता है कि आपने म्यूकोजा को इनवेजिनेट करना होता है इनसाइड द ल्यूमन, वो बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। और इसमें आप इसको इंटरप्टेड, ज्यादातर इंटरप्टेड के साथ ही किया जाता है, कॉन्टिन्यूस बहुत कम किया जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब भी हम करते हैं वहां पे नैरो हो जाता है। तो इसमें इंटरप्टेड विथ 30 वाइक्रल। ठीक है, 30 वाइक्रल के साथ हम करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें कि उस जगह पे कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ और ऐसा मसला तो नहीं है, उडीमा या कुछ ऐसी सॉइलिंग, वो सारी चीजें आपको क्लियर करके तो फिर आप उस पे आप जाते हैं। तो ये इसी तरह से जो मिकोजा या सब मिकोजा, सॉरी मिकोजल अगर रेंट है तो मिकोजा का पहली लेयर होगी और मसल और सिरोजा की सेकंड लेयर होगी। लेकिन मिकोजा को अगर हम खाली लेते हैं और उसके सब मिकोजा में जाते हैं तो वो बहुत एक फाइन टिश्यू होता है। इस वजह से लामहला हमें थोड़ा सा मसल्स का पार्ट भी उसके साथ फर्स्ट लेयर में लेना पड़ता है, और सेकंड लेयर में तो यकीनन मसल और सिरोजा दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें म्यूकोजा को इन्वेजिनेट करना होता है इनसाइड द ल्यूमन। तो ये करके फिर उसके बाद अब इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या चीजें करेंगे, स्पेशल प्रिकॉशंस इन द पोस्ट ऑप पीरियड। गट इंजरी हमने रिपेयर कर दी, सपोज थ्रू एंड थ्रू फुल लेंथ फुल थिकनेस इंजरी थी, 2 मैम सेंटीमीटर अगर उसकी प्रॉपर एनपीओ नहीं थी प्री ऑपरेटिव, तो हम उसमें मतलब गट प्रिपरेशन जो करते हैं हम, अगर डिफिकल्ट सर्जरी के हिसाब से वो नहीं की हुई थी तो इसको हम पोस्ट ऑपरेटिवली एनजी भी पास कर लेते हैं। उसके अलावा एनपीओ जो है टिल द बावल साउंड्स आर ऑडिबल, तब तक हम उसको फ्लूइड्स पे रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करते रहते हैं। और और जैसे उसका आपने फ्लूइड बताया रिप्लेसमेंट, एडिक्वेट हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग द सर्जरी, और उसके बाद उसमें ड्रेन डालना होता है ताकि कोई लीकेज ऑफ द एनास्टोमोसिस हो तो हमें पता चल जाए, और मैम प्रॉपर रिहाइड्रेशन, और ये बाकी जो रूटीन की प्रॉपर पोस्ट ऑफ केयर होती है वो, और प्रॉपर इसकी एनालिसिस। हाँ, और ये दूसरा ये कि डीकम्प्रेशन, और दूसरी बात ये कि इसमें हम फिर एनपीओ कितनी देर रखेंगे, टिल द गट मैम साउंड्स आर बावल बिजी साउंड्स आर आर ऑडिबल। ऑडिबल। जी मैम। और उसके बाद फिर हम इसको क्लियर फ्लूइड्स पे रखेंगे। हम जो इसमें सेमी सॉलिड भी जो होता है वो तकरीबन 3rd डे पे जाके शुरू करते हैं, और जी उसके मैम। बाद कहीं जाके 5th डे पे ये सॉलिड फूड की तरफ आते हैं। तो सॉलिड फूड की जो ट्रांजिशन है वो बहुत जरा इसमें देर से आती है। तकरीबन यही असूल 4th डिग्री पेरिनियल टियर पे होता है, बस उसमें ये होता है कि लैक्सेटिव्स हम शुरू कर देते हैं आफ्टर 24 आवर्स। फॉर 24 आवर्स पेशेंट
एज पर प्रोटोकॉल जो है या एनेस्थीसिया के हिसाब से उसमें क्लियर फ्लूइड लेना शुरू कर सकते हैं, उसमें उसको एनपीयू रखना जरूरी नहीं होता। तो आईवी फ्लूइड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्जरी, और उसमें ओरल फ्लूइड्स, क्लियर फ्लूइड्स हम उसको देते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे उसको जो है इसमें सेमी सॉलिड देते हैं, और उसका भी जो सॉलिड फूड है वो तकरीबन जाके थर्ड फोर्थ डे पे शुरू हो जाएगा। बट वी स्टार्ट द लैक्सेटिव सो दैट पेशेंट शुड नॉट पास हार्ड स्टूल्स। तो उसमें मकसद ये होता है कि लैक्सेटिव्स हम दें उसको, और वो तकरीबन 10 दिन तक हम उसको पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं। तो ये तो है जो उसकी वो होगी। अब यही जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाली बात जो हमने की थी, इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन में बाज दफा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है डिस्टेंशन भी है, नोजिया वॉमिटिंग भी है, पेशेंट को थोड़ा सा फीवर भी है, और हम गट साउंड सुनते हैं तो गट साउंड्स भी ऑडिबल होती हैं। वो क्या चीज है? गट साउंड्स भी ऑडिबल है? मैम उसमें फिर इंजरी कुछ और है, जैसे इंट्रापेरिटोनियल कलेक्शन है वो ड्रेन नहीं हुई, या उसके अलावा जो है यूरेट्रिक जो है यूरेट्रिक या ब्लैडर इंजरी है। नहीं, यूरेटर ब्लैडर इंजरी इज आउट, हम इस वक्त उसको डिस्कशन भी नहीं कर रहे, इसलिए वो हमारे इसमें नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू द गट ओनली। इन्फेक्शन की वजह से है। इन्फेक्शन कैन बी अ पोटेंशियल कॉज, बट बेसिकली व्हाट इज रॉन्ग विद द गट नाउ? वो इन्फेक्शन तो जाहिर है हर तरह की जो गट प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक रोल उसका होता ही है। मैम सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सब एक्यूट हो रही होती है, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, या कोई एडिशन है जो ब्लॉकेज कर रही है, मतलब गट साउंड्स हैं लेकिन वो परफोर्शन नहीं है, लेकिन एडिशन है जो उसको कर रही है। और ओके, सो योर डिफरेंशियल इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा ही है ना? अब पेशेंट जो है वो इसमें कहता है कि कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया भी हो जाता है। सब एक्यूट। इसके साथ पेशेंट ने हमें हिस्ट्री में ये बताया, तो आपका एक डायग्नोसिस था कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और क्या चीज हो सकती है? मैडम इंट्रा ये बेसिकली ये इसको हम कहते हैं सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ये है जो एक्यूट कोलन सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक्चुअली मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट दिस इज नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसमें होता ये है कि इसमें कोलन जो है वो ग्रॉसली डायलेट कर जाता है, और इसमें इसी वजह से चूंकि स्मॉल गट जो है उसकी तो मोटिलिटी चल रही है, वो तो उसका तो है, वो तो उसके गट साउंड्स तो उसमें पॉजिटिव होंगी, बट एज द कोलन, क्योंकि कोलन जो है वो अंडर लो प्रेशर भी डिस्टेंड कर सकता है। तो इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा ही ये कि इसमें कोलन विल बी ओवर डिस्टेंडेड, यानी वो तकरीबन 9 to 12 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। और उसका हमें पता कैसे चलेगा? ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ऑन सीटी स्कैन। तो इसमें इसमें जो बेसिकली होता है वो उसमें वही है, कोलोनोस्कोपी के थ्रू इसकी डीकम्प्रेशन। इसमें बेसिक रूल्स वही होंगे। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को भी हमने इसमें साइड बाय साइड देखना, उनकी रिप्लेसमेंट, इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन, और इसमें जो कोलन की नर्व सप्लाई भी वही है। सिंपैथेटिक से कोलन मोटिलिटी कम और पैरासिम्पैथेटिक से कोलन मोटिलिटी ज्यादा। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो है एनहांस करने वाली मेडिसिन हम देते हैं, जो कि नियोस्टिग्मीन है। नियोस्टिग्मीन हैज अ रोल इन इट, लेकिन होता ये है कि जब ये कोलन बहुत ज्यादा ओवर डिस्टेंड कर जाए तो वहां पे परफोरेशन सेकेंडरीली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कोलन डिस्टेंशन बन सकती हैं। तो उसका भी हमें साथ साथ ध्यान रखना होता है कि ऐसा पेशेंट इमीडिएटली कैन गो इनटू सेप्सिस। कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस वाले साइन डेवलप कर लेगा, तो इसलिए वो एक उसका सेकेंडरी इफेक्ट होगा परफोरेशन। लेकिन ये जो कोलन ऑब्स्ट्रक्शन वाली चीज है ये खास तौर पे होती है जब हम बहुत डिफिकल्ट सर्जरीज अगेन वही पेल्विस के एरिया में कर रहे होते हैं, या बाज दफा ऐसा भी होता है कि इवन एट द टाइम ऑफ वेजाइनलिस्टेक्टमी अगर पाउच ऑफ डगलस में वो हो गया, अगर हमने अनड्यू पोस्टीरियर पाउच ऑफ डगलस को खोलने की वो अगर हम करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसमें हमें मुश्किल होती है, तो इवन रेक्टल रेंट्स, उसमें वो रेंट भी आ सकता है, उसमें कोलन की इंजरी भी हो सकती है विच कैन प्री डिस्पोज टू दिस कोलन जो इमोटिलिटी है वो।
तो ये चीजें हैं जो इसको ज़हन में रखना होना चाहिए, क्योंकि ये फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगा बिटवीन पैरालिटिक आइलियस, बिटवीन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और ये जो कोलन सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है ये वो भी। तो ये 3 चीजें होंगी जिसको डिफरेंशिएट करना होगा, एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट विल बी एग्जामिनेशन कि इसमें गट साउंड्स पॉजिटिव है, आइलियस में नेगेटिव है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में द कोलन इज एम्प्टी, रेक्टम इज एम्प्टी, उसमें एम्प्टी होता है, जबकि इसमें कोलन डायलेटेड होता है, ओवर डायलेटेड होता है। तो ये चीज हमें इमेजिंग स्टडी से पता चल जाएगी। और बाकी ये कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी हाइपर पेरिस्टालसिस तो होती हैं, और इसमें भी गट साउंड्स मफल्ड भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम नॉर्मल भी हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देयर इज नो पैसेज ऑफ फीसिस या फ्लेटस, अगर वो सब एक्यूट है तो उसमें कभी कभार हो सकता है, लेकिन इसमें डायरिया भी हो सकता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है कोलन ऑब्स्ट्रक्शन में, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ये वो चीजें हैं जो सारी बड़ी ओवरलैप करती हैं, तो उनकी कुछ क्लियर जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फ्लूइड लेवल इसमें भी हमें नजर आ जाएंगे जो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, और फ्लूइड लेवल हमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में भी नजर आ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें ओवरलैप करेंगी, कुछ चीजें इसको डिफरेंशिएट करेंगी, और एक ट्रीटमेंट उसमें फिर वही होती है। अगर हमें परफोरेशन या इंजरी के चांसेस लगे तो फिर जाहिर है रीलेप्टोटमी है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को और इसको परफोरेशन को, और फिर हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये तो हो गया जो गट से रिलेटेड था। अब हम आते हैं 3rd या 4th डिग्री टीयर रिपेयर में। अब सपोज आप एक पेशेंट को डिलीवर करवा रहे हैं, गुड साइज बेबी है, उसमें फिर आप देखते हैं तो व्हेन यू एग्जामिन, बट whenever you deliver a patient, later on you examine the patient, और एग्जामिनेशन में ये भी होता है कि आप उसको रेक्टल एग्जामिनेशन भी आप जरूर करते हैं। बाज दफा ऑकल्ट रेक्टल इंजरी आ सकती है जो कि हमें बाहर नहीं लगता कि ये कोई इंजरी होगी, स्फिंक्टर इंटैक्ट भी हो सकता है। तो ये सारा एग्जामिनेशन जो हमने थॉरली करना होता है। तो इस पेशेंट में जिसको आप डिलीवर करवा रहे हो उसमें व्हेन यू एग्जामिन हर पोस्ट बर्थ, तो उसमें देयर इज अ रेंट इन द एनल स्फिंक्टर, और उससे ऊपर तकरीबन 3 सेंटीमीटर ऊपर भी जाके उसका म्यूकोजा भी रेंट में आया हुआ। तो हाउ यू विल क्लासिफाई इट एंड हाउ यू विल प्रोसीड ऑन टू इट्स रिपेयर। जी डॉक्टर यास्मीन, आप ही के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। मैम वो तो फिर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की मैम, वो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी ना उसमें? कैसे मैम, सबसे पहले तो हम कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस बाय एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया, एंड इसमें हम जो है यूरोगायनेकोलॉजिस्ट ही होंगी ना हमारे पास? नहीं, हम खुद हैं। सर्जन ये सर्जन तो हर सर्जन ऑब्स्टेट्रिशियन को पता होना चाहिए कि उसने 3rd डिग्री 4th डिग्री टीयर कैसे स्टिच करना है। मैम 3rd 4th डिग्री है, मैंने समझा रेक्टोवेजाइनल नहीं, फिस्टुला। देखो, एनल स्फिंक्टर इज torn and there is 3 सेंटीमीटर रेंट इन द एनल म्यूकोजा, उसके ऊपर यानी स्फिंक्टर से ऊपर 3 सेंटीमीटर का भी रेंट है। जी मैम, आप क्या फिर करेंगे? 3rd एंड 4th डिग्री जो टीयर है उसकी मैनेजमेंट हमारे पास ही होगी। जी मैम। तो ये 3rd डिग्री है कि 4th डिग्री है? मैम बटन होल टीयर। नहीं 4 डिग्री टीयर। बटन होल टीयर मैम कैसे 4th हो गया डिग्री बेटा? पेरिनियल टीयर बटन होल की टीयर्स रिपेयर में तो हमारे पास ही स्फिंक्टर होगी। इंटैक्ट होता है, उसमें सिर्फ एक एनल या रेक्टल म्यूकोजा में रेंट होता है जो कि स्फिंक्टर इंटैक्ट के साथ रेंट हो सकता है ऊपर। तो ये बटन होल तो नहीं है, इसमें तो स्फिंक्टर भी जो है वो डैमेज है, स्फिंक्टर जो है वो दैट इज टॉर्न। बटन होल जो है वो 3rd 4th डिग्री में नहीं आता, वो एक अलग कैटेगरी है। हाँ जी, फिर आप क्या करेंगे डॉक्टर यास्मीन? मैम इसमें जो है इमीडिएट रिपेयर का ऑप्शन होता है अगर पेशेंट हमारे पास ठीक है, इमीडिएटली प्रेजेंट ठीक है, करती लेकिन है या इसे ये क्या डायग्नोस है, होती ये है। तो तो मेरा पहला दूसरा सवाल हमारे ये पास था ऑप्शन कि होता ये है जैसे आपने अभी बताया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये 3rd डिग्री है या 4th डिग्री है? मैम जो उस टाइम जो है ना वो आवाज कट रही थी, 4 आप डिग्री डॉक्टर। सिनेरियो थोड़ा बता देंगी? ओके, मैं बता देती हूँ दोबारा। पेशेंट का स्फिंक्टर भी टॉर्न है और उससे ऊपर जी 3 मैम। सेंटीमीटर का म्यूकोजा भी टॉर्न है। मैम स्फिंक्टर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही टोन है?
हमें जो नजर आता है वो अमूमन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ही हेलो होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमें नजर नहीं आ रहा होता। हम उसको फील कर सकते हैं एज अ माइल्ड हेलो कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। हेलो जी, जी डॉक्टर यास्मीन, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। दोनों ही डाउन है। और मैम एनल म्यूकोजा इंटैक्ट है। एनल म्यूकोजा में 3 सेंटीमीटर का रेंट है। यानी आप यूं इसको विजुलाइज इस तरह से करें कि एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर टॉर्न, पूरा फुल जी थिकनेस टॉर्न, और उससे ओके ऊपर 3 सेंटीमीटर का म्यूकोजा भी टॉर्न है। मैम ये 4th डिग्री पेरिनियल टियर में चला ये जाएगा। 4th डिग्री है, ये जी 4th डिग्री है। अगर खाली एनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का टियर होता, उससे ऊपर म्यूकोजा इंटेक्ट होता, तो वो 3rd डिग्री होता। जी मैम तो 3rd डिग्री को हम मजीद कैसे सब डिवाइड करते हैं? आर देयर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ 3rd डिग्री टियर या नहीं? 3rd डिग्री को 3/8 एंड 50% ऑफ द एक्सटर्नल एनल इज ड्रॉन। हाँ ठीक है। और जी उसमें बी बाकी व्हेन 3B द एंड 3C, ठीक है, जिसमें जी इंटरनल मैम एनल स्फिंक्टर भी आ जाता है। अब जी मैम इसमें दूसरी चीज ये है कि जब हम पेशेंट के सामने बैठे होते हैं, हमने देखा कि एनल स्फिंक्टर इसका टॉर्न है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी टॉर्न है? क्योंकि वो मैम जैसे इंटरनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, एक मस्कुलर लेयर है, एक पूरा जी सर्कमफ्रेंशियल लेयर है मसल्स की, वो तो जी हमें मैम पता चल गई, वो तो एनाटॉमिकल लैंडमार्क से भी पता चलती है। जी लेकिन मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी टॉर्न है, अगर हम इसी पेशेंट की बात करें जिसकी मैंने फाइंडिंग आपको बताई है? मैम उसमें जो है एक तो ग्रिप नहीं होगी फिंगर पे जब हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, रेक्टल एग्जामिनेशन। वो तो अगर हमने दूसरी अंडर एनेस्थीसिया ग्रिप एक्सटर्नल की भी नहीं होगी। मैडम वाइट ग्लिसनिंग फाइबर होंगे ना, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, एक्सटर्नल या की तो होती वो है वो होते हैं, वो- बट सम टाइम दिस इज इनविजिबल। यानी जी मैम ये बाल दफा हमें इतना क्लियरली नजर नहीं आता, जैसे इसमें वो तो सिर्फ फाइब्रस टिश्यू की थोड़ी सी कंडेंसेशन है in the वो एक्सटर्नल submucosa. होती है। But here the external inner sphincter is basically composed of the circular layer of muscles. ठीक है, ये मसल फाइबर्स होते हैं। तो इसलिए जो है वो इसको हम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट समटाइम्स बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल लोकेशन। अब एनाटॉमिकल लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर और इंटरनल इनर स्फिंक्टर दीज ओवरलैप। जी और मैम तकरीबन इसके ये समझो कि अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर की जगह से ऊपर जाएं तो 3 सेंटीमीटर का एरिया होता है उसके ऊपर, जिसके अंदर ही कहीं 2 सेंटीमीटर के ऊपर जाके इंटरनल इनर स्फिंक्टर होता है। होल एनल किनाल की जो लेंथ है वो अमूमन 3 to 4 के करीब करीब होती है, 3 सेंटीमीटर तक ऑन एवरेज, जो एनल म्यूकोजा और एनल किनाल की सब चीजें। So मैडम with जो this 3 centimeter rent, with this 3 centimeter rent, probably internal inner sphincter is also torn. अब उसकी जो रिपेयर है वो बाज दफा हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन इसको जनरली स्पीकिंग अगर हम ये कहें कि ये ओवरलैप करता है विद द एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर फॉर एटलीस्ट तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक इसकी ओवरलैपिंग होती है, और ये ऊपर फिर तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक जाता है, तो ये उसके अपर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एनल कैनाल में ये होगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो उसका रिपेयर जरूरी होता है टू प्रिवेंट इनकॉन्टिनेंस लेटर, क्योंकि बाद दफा इसमें अगर इंटरनल एनल स्फिंक्टर का मसला हो तो इसमें इनकॉन्टिनेंस कौन सी होती है, हार्ड स्टूल की या लूज स्टूल्स की? बाद दफा इंटरनल कैसे पता? इंटरनल में मैम सॉफ्ट स्टूल की होगी, क्योंकि उसमें इनवॉलेंट्री है ना। हाँ जी, तो उसमें सॉफ्ट स्टूल्स की होती है। तो अगर एक एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर है तो उसमें हार्ड स्टूल्स की अमूमन होती है। तो इसको फिर आप उस तरह से अपनी एनाटॉमिकल नॉलेज के बेस पे आप उसको अप्रोक्सीमेटली असेस करोगे कि ये इसकी लोकेशन पॉसिबली हो सकती है। ठीक है मैडम मुझे एक क्वेश्चन करना था। अभी जैसे जी, रिसेंटली टॉक्स हुआ था तो उसमें उन्होंने ना एग्जाम में एक पिक्चर रख दी थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था रख कि दिया था बेटा, ऊंचा बोलें थोड़ा सा। मैडम अभी जब लास्ट टॉक्स हुआ था तो हाँ उसमें जो है 3rd and 4th डिग्री पेरिनियल टियर रिपेयर आया था। तो मैडम उन्होंने हाँ ये एक पिक्चर रख दी थी और उसमें कहा था कि इसको आइडेंटिफाई करें कि और बताएं कि इसमें इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ है और एक्सटर्नल कहाँ है। मैम हाँ पिक्चर में तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा था कि ऐसा कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, तो जैसे ठीक मैंने है। तो बताया तो उनको कि जी ये हाँ
कि ये तो फिर आपने एक्सटर्नल है। क्या बताया था? मैडम मैंने उनको ये तो बता, एक्सटर्नल तो मैंने बताया उनको कि दिस ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तो विजिबल था, लेकिन इंटरनल मैंने उनको यही बताया कि ये विजिबल तो नहीं हो रहा है, इतना मसल्स और उसमें म्यूकोजा में सही पता नहीं चल रहा, लेकिन वैसे एनाटॉमिकली तो ये हमें ग्लिस्ट्रिंग वाइट फाइबर स्ट्रक्चर लाइक पता चलता है। लेकिन वो बार बार इसी चीज पे एम्फसाइज कर रही थी, नहीं आप पिक्चर में बताएं कि कहाँ पर है इसमें। अब मुझे ये देखो, समझ, अब ऐसे जब ऐसा सवाल होता है आपको पिक्चर में नजर नहीं आ रहा, तो देन यू हैव टू यूज योर एनाटॉमिकल नॉलेज। यही जो बात हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो यही है कि जो इसका एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर से ऊपर का जो तकरीबन जो 1.7 सेंटीमीटर का एरिया होता है, यानी 17 मिलीमीटर का एरिया, वहां पे ओवरलैप करता है एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर विद इंटरनल इनर स्फिंक्टर। और इंटरनल इनर से उससे लेवल से ऊपर 1.2 सेंटीमीटर तक का एरिया जो है वो इंटरनल इनर स्फिंक्टर ओवरलैप कर रहा होता है विद द इनर म्यूकोसा. So there is just the rough estimation because you cannot locate it on the picture as you can locate external inner sphincter by a circular ring of muscles. तो उस तरह से internal inner sphincter में तो नहीं होता. तो आपको anatomical landmarks बस पता होना चाहिए. That is all what you were supposed to say. क्योंकि आप उसमें फिर अंदाजे के साथ कहते हो कि ये इंटरनल एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर है, इससे ऊपर इतना एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसका इंटरनल इनर स्फिंक्टर होगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज एनाटमी. हर वो सर्जन, हर वो बंदा जो सर्जरी करता है, उसको हर वो सर्जरी जो वो कर रहा है उसकी एनाटमी, सरफेस एनाटमी, सारी एनाटमी, जैसे हमने पिछली दफा यूरेटर की भी की थी, वो सब चीजें पता होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको एनाटमी पता नहीं होगी तो एनी टाइम यू कैन इंजर द अदर विस्टास. अब अगर यूरेटर की एनाटमी नहीं पता होगी तो डिफिकल्ट सर्जरी में आप कितनी आसानी से यूरेटर को कर सकते हैं डैमेज. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट एरिया. तो ये अगर आप उसको एनाटॉमिकली आंसर कर देती हैं तो प्रोबेबली इट वाज राइट. ठीक है, क्योंकि ये चीज फिर उसको इंटरनल इनर स्फिंक्टर को फिर करेक्ट करना जरूरी होता है. लेकिन हमें जब नजर ना भी आ रहा हो, फील ना भी हो रहा हो, तो हम अपने अंदाजे से सोचते हैं कि ये जगह इंटरनल इनर स्फिंक्टर की है, तो वहां पे में एक इंटरप्टेड सुचर ले सकते हैं. ठीक है, अब इसको आप रिपेयर कैसे करेंगे जरा क्विकली. मैम इसमें जो है आफ्टर ऑल प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन और ऑल एसेप्टिक मेजर्स एनेस्थेसिया के बाद पेशेंट को ईयूए कर लिया, कंफर्म कर ली फाइंडिंग. उसके सारा बाद कुछ हो गया. जो इम्पोर्टेंट सुचर मटेरियल जो है अप्रोप्रिएट वो भी अवेलेबल हो. तो हमने ठीक है. म्यूकोसा को सबसे पहले 30 पीडीएस से रिपेयर करना है, इंटरप्टेड 30 वाइक्रल के साथ. पीडीएस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वाइक्रल से. 30 पीडीएस, लेकिन प्रेफरेबली 30 वाइक्रल. उससे हाँ, जो है 30 वाइक्रल. इंटरप्टेड करना है. नॉट जो है वो म्यूकोजल ल्यूमेन वाली साइड पे रखनी है. और तकरीबन आप उससे 5 to 10 मिलीमीटर उससे एपेक्स से ऊपर जाते हैं हमेशा. जब भी आप किसी एपेक्स को, चाहे वो विजाइनल एपिथेलियम की एपेक्स हो, चाहे वो किसी भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन की एपेक्स है, आप जैसे ब्लैडर म्यूकोजा में भी इवन या कहीं पे भी आप जब कर रहे हैं, तो आप उससे 5 to 10 मिलीमीटर ऊपर जाते हैं उसकी एपेक्स के पीछे. क्योंकि बाद दफा वेसल जो रिट्रैक्ट कर जाती हैं टू दिस मच डिस्टेंस, तो वो फिर एपेक्स ब्लीड करती रहती है अगर आपने प्रॉपर नहीं पकड़ा. एंड दिस इज ट्रू फॉर क्लोजर ऑफ द यूट्राइन इंसिजन एज वेल एट द टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन. आप उसकी जो यूट्राइन इंसिजन की जो एपेक्स पकड़ते हैं, आप उससे थोड़ा सा पीछे जाके आप उसमें सुचर स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी वेसल रिट्रैक्ट करके बाद दफा फिर ब्लीड ना करती रहे. हाँ जी, फिर के बाद मैम इंटरनल स्फिंक्टर को आइडेंटिफाई करके उसकी फाइबर्स को और जो है थोड़ा साइड से जो है ना हमने वो करना होता है, मतलब जो है सेपरेट करना होता है ताकि हमें इतनी थिकनेस हो कि हम उसको जो है रिपेयर इजीली कर सकें, उसकी हीलिंग बाद में ठीक हो. वो हमें और करना उसको होता फिर है. आप उसको फिगर ऑफ 8 या सिंपल सुचर आप ले सकते हैं विद द 20 वाइक्रल. ठीक है जी मैम, 20 और वाइक्रल या इसको 30 हाँ, पीडीएस. इसमें इनवेजिनेट आप करते हो म्यूकोजल रेक्टल म्यूकोजा को. ठीक है, इंटरनल यानी सुचर को सुचर जो है वो आपको पीआर करते हुए, यानी जब आप पीआर करते हैं तो उसमें आपको सुचर फील नहीं होना चाहिए अदर देन द नॉट. ठीक है, बाकी वो नहीं होना चाहिए, वरना फिस्टुलस और साइनसिस बन जाते हैं. ठीक है, और फिर मैम आपने एक्सटर्नल इनर एनल म्यूकोजा को स्फिंक्टर कर लिया. फिर
मैम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को जो है ना हमने 20 वाइक्रल से करना होता है। अगर वो फुली टोन है तो एंड टू एंड इज बेस्ट। अगर वो पार्शियली टोन है तो नो सॉरी, अगर वो फुली टोन है तो एक्सटर्नल ओवरलैप, लेकिन एंड टू एंड जो है वो प्रेफर किया जाता है। जो अभी मैंने कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे एंड टू एंड जो है वो प्रेफर किया जाता है। ज्यादातर हम एंड टू एंड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है ये इसमें ओवरलैप करना जो है वो उसमें जरा थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, और लेकिन मैम ये है उसमें दोनों ज्यादा दोनों का थिकनेस रिजल्ट एक ही जाती जैसा है। होता है ऑलमोस्ट। और मैम पार्शियल में जो है ना वो वहां पे भी एंड टू एंड ही हो सकता है, पॉसिबल है। ओवरलैप वहां पे अगर पॉसिबल नहीं है। पार्शियल होना तो उसमें अमूमन एनल म्यूकोजा का टीयर नहीं होता, क्योंकि दैट इज इन द 3rd डिग्री, और नहीं वो मैम, एनल तकरीबन 3A म्यूकोजा में आ जाता है। जी मैम, ठीक है, उसमें जो है ना उसमें 3A की ही बात कर रही हूँ। एंड टू एंड है ना नहीं एक्सटर्नल इस एनल। वक्त हम 4th डिग्री वाले की रिपेयर की बात कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट टॉर्न है। जी मैम, जी मैम, आप 4th को 3 के साथ मिक्स ना करें। फोर्थ जी 3rd जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। जी उसमें मैम, एनल म्यूकोजा डिस्टर्ब नहीं होगा, इसमें एनल म्यूकोजा डिस्टर्ब हो गया, तो इस जी वजह मैम, से ये 4th डिग्री में आ गया। इसमें हमने पूरा फुल थिकनेस उसका टीयर है जिसको आपने 20 वाइक्रल के साथ स्टिच कर दिया एंड टू एंड। जी ठीक मैम। है, फिर मैम इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कंप्लीट होने के बाद जो है रेक्टल एग्जामिनेशन एक प्रॉपर होगी, फिर से देखने के लिए कि प्रॉपर जो है सपोर्ट आ गई है या नहीं। फिर बाकी जो टीयर है विजाइनल पोस्टीरियर विजाइनल म्यूकोजा और उसके अलावा जो है मसल्स, उनको जो है then you bring the side muscles in the midline, आप उसको स्ट्रेंथन करते हो पेरिनियम को। जी ठीक है, मैम, पेरिनियम को बेसिकली पेरिनियम आपने बनाना होता है, पेरिनियम तो उस वक्त वहां से खत्म हो गया होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म अगर देखो कोई क्रॉनिक जो होती हैं टीयर, तो उसमें पेरिनियम तो होता ही नहीं है, रिट्रैक्टेड एंड्स ऑफ स्फिंक्टर होते हैं जो कि उसकी स्किन रिग्योसिटी से पता चल रही होते हैं, वैसे हमें विजिबल नहीं होते। तो बहरहाल जी उसमें जो मसल्स को उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए, पेरिनियम को रीबिल्ड करने के लिए आप उसके मसल्स को दरमियान में लाते हो, एंड अगेन विद द वाइक्रल 20 आपने मसल्स को अप्रोक्सीमेट किया, एंड देन फाइनली यू कम टू द विजाइनल म्यूकोजा, जिसको रूटीन के हिसाब से एज यू स्टिच इन एपिजोटमी आप उसको उस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है मैम, यहाँ पे कोई खास तो नहीं है ना जरूरत के इंटरप्टेड से करे उस मसल को या नहीं कंटिन्यूअस से करे? जरूरी नहीं नीड है, है तो कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं। बल्कि ये भी हो सकता है आप विजाइनल म्यूकोजा को स्टिच करते करते फिर आप अंदर उसी स्टिच को अंदर ले जाएं और मसल्स को लगा दें, उसी और को मसल को कॉन्टिन्यूस भी करते साथ हुए में। आप स्किन को भी सब क्यूटिकल लगा दें, तो ये जी ऐसा भी मैम, पॉसिबल होता है। लेकिन अगर ओल्ड जो होते हैं उसमें एक तो हीलिंग बेहतर होती है इंटरप्टेड के साथ, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, उसमें हीमोस्टेसिस भी बेहतर होती है, रिपेयर और रिकवरी भी बेहतर होती है। जी ठीक मैम, है, थैंक यू मैम। तो इसलिए जो है वो उसको आपने इस तरह से, अब जो उसकी पोस्ट ऑफ केयर होगी वो हमने तकरीबन डिस्कस कर ही ली, वही जो उसमें बावल प्रेपरेशन बिफोर इट, एंड उसके बाद आपने उसको आफ्टर 6 आवर्स या जितने भी जब कट साउंड्स आए तो आपने ओरल फ्लूइड से शुरू करना है, क्लियर फ्लूइड्स, जी मैम, यानी फ्लूइड में और उसमें दूसरी चीज में फर्क होता है। और फिर आप उसको जो है वो सेमी सॉलिड जाके 4th डे पे आपने उसको करना होता है ये सॉलिड फूड। और दूसरा ये कि इसमें जो है लेग्जेटिव्स वो आप 24 आवर्स के बाद दे देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगी जी मैम, जो कि जिसमें गट का रिपेयर और बाकी ये जो है ये 4th डिग्री टीयर का रिपेयर इसमें थोड़ा सा उससे रिलेटेड होगा। जी मैम। मैडम मैम, मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जी मैडम, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? आप बताइए। मैडम, एक HIV का पेशेंट देखा था कल, वो जो है हमारे पास इलेक्टिव के लिए एडमिट हुई थी। कौन सा तो पेशेंट? HIV इन प्रेगनेंसी। HIV इन प्रेगनेंसी, अच्छा, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि हम डिस्कस कर चुके हुए हैं शायद, यस मैम कर चुके हैं। है ना? हाँ कर चुके हैं, वो तो आपको यूट्यूब से शायद मिल ही जाए। ठीक है मैम। अच्छा मैडम एक चीज और पूछनी थी। पिक्चर बावल पिक्चर, मैडम एक चीज और पूछनी थी जब बावल मैडम BOWL ईयर परियाल में ठहर के करती है। मैडम हेलो ठहरो एक मिनट, ये बावल पिक्चर। मैडम एक क्वेश्चन था मेरा। एक मिनट बेटा, मैं जरा पिक्चर शेयर कर लूं फिर मैं आपकी वो कहती हूँ। हाँ ये
हाँ ये वाली, ये शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी बेटा बताते जाइए, आप क्या क्वेश्चन था आपका? मैडम मेरा एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि इसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप क्या करेंगे ना, तो उसने सारा जैसे पूरा प्रोटोकॉल बताया, फिर उन्होंने पूछा कि आप मेडिसिन एंटीबायोटिक कौन सी चलाएंगे। तो फिर इसमें मैंने उनको यही बताया कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और फ्लैजिल हम यूज करेंगे। तो फिर उनका एक क्वेश्चन ये था कि आप इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करते रहेंगे ना इस द मेडिसिन को। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 डेज कहा था उनको, और फिर उसके बाद ओरल पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। मैम उन्होंने फिर मुझसे एक क्वेश्चन और किया, नहीं और कौन सी रिजीम हम यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक की, ये मुझे थोड़ा सा प्लीज बताएं कि आरसीओजी कौन सी। देखो अब ये जो पेशेंट होती है ना जो कि पोस्ट बर्थ है, शेयर कर दें स्क्रीन शेयर कर दें। तो ये जो पोस्ट बर्थ वाली पेशेंट है, ये इसने ज़ाहिर बेबी को फीड भी कराना, और फीडिंग में जो सेफ होती हैं दैट आर अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन जो है वो वाली आप कर सकते हो, आप इसमें सेफेलोस्पोरिन्स कर सकते हो, आप इसमें ऑगमेंटिन कर सकते हो इन कॉम्बिनेशन विद द ये जो है फ्लैजिल मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मैडम तो उनका ये मुझसे क्वेश्चन ये था, सॉरी मैडम, उनका मेरे से ये क्वेश्चन था कि आरसीओजी कौन सी कहती है, नाइस कौन सी कहती है। मैं तो खैर इसको मैंने काफी सर्च किया, मुझे ऐसा मिला नहीं कहीं इस पे कुछ मटेरियल। क्योंकि अमूमन तो यही रिजीम्स होती हैं जो कि इसमें यूज की जाती हैं, ज्यादातर यही रिजीम है। देखो वैसे तो गट के लिए तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बहुत अच्छी एक आइडियल ड्रग होती है, बट इन सच पेशेंट्स हम इसको जो है वो कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हम इसको नहीं करते। तो यही उसके बाद जो बाकी रह जाती हैं अमाइनो ये जो है अजिथ्रोमाइसिन है, ऑगमेंटिन है और सेफेलोस्पोरिन्स है। दीज आर अमंग द सिंपल एंड इफेक्टिव मेडिसिन जो कि हम ऐसे पेशेंट्स में देते हैं। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन में फर्स्ट जनरेशन भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी। और फर्स्ट जनरेशन में अमूमन जो है वो वेलोसेफ वगैरह आती हैं, सेकंड जनरेशन में ये जाइनासेफ आ सकती हैं, और थर्ड जनरेशन की तो बहुत सारी हैं। इससे ज्यादा पोटेंसी की ड्रग्स की हमें एज सच जरूरत नहीं होती, और यही चीजें हैं जो कि हम, और इसमें हम वो भी नहीं यूज कर सकते ये वाइब्रामाइसिन वगैरह और ये इस तरह की चीजें, क्योंकि अगर हम एज्यूम करेंगे कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर है या ब्रेस्ट फीड इसने कराना है, तो उसके हिसाब से जो सेफ ऑप्शंस होंगी वो वही यूज की जाएंगी। अच्छा, इसमें और जो एक पेरिनियल रिपेयर में जो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्स्टेट्रिक एनल एनल। ये स्क्रीन आपको सारों की नजर आ रही है? यस हेलो, मैम। हाँ जी। जी जी मैम। तो इसमें एक और चीज जो पेरिनियल टेयर में इंपॉर्टेंट थी वो ये कि इसमें ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी बंडल जो है वो क्या है, और वो बंडल ये है कि आप कैसे पेशेंट्स को जो है वो करते हो। इसमें बहुत सारे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक को पेशेंट की कम्युनिकेशन का, फिर प्रोफाइलैक्टिक एपिजोटमी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे दोगे तो वो अल्टीमेटली आपका जो स्टिच लाइन है वो 45 डिग्री पे आएगी, और अगर उससे भी और करीब आती है तो वो बिल्कुल एनल स्फिंक्टर के करीब आ जाती है। इवन 30 डिग्री भी जो है, 30 डिग्री वो बिल्कुल एनल स्फिंक्टर के करीब होता है। तो 60 डिग्री मिनिमम, आप उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, और वो भी क्राउनिंग पे। तीसरी चीज है मैनुअल प्रेशर, पेरिनियल प्रेशर जो आप उसमें देते हैं ना, पेरिनियल प्रेशर वो बड़ा जरूरी होता है, और वो बंडल का हिस्सा है। बंडल का मतलब है आपने उसको प्रिवेंट करना है। और उसके बाद फिर थोरो एग्जामिनेशन आफ्टर द बर्थ। तो ये चीजें हैं जो कि ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी बंडल में आएंगी, प्रिवेंशन बंडल में आएंगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब हम आते हैं ये पिक्चर्स की तरफ। अगर इसमें आपको ये नजर आ रहा हो तो इसमें ये देखो, ये जो पहली लेयर थी वो इस तरह से एनल म्यूकोजा, ये जो है गट म्यूकोजा को हमने बेसिकली इनवेजिनेट किया, अंदर कर दिया। अब इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बताने की वो मैं अगली उस पर पिक्चर पे बताती हूँ। कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल भी है, सपोज ये लॉन्गिट्यूडनल थी, ये लॉन्गिट्यूडनल थी, तो इसमें हमने उस लॉन्ग ये इस तरह से इंजरी आई, जो मेरा कर्सर आप सबको नजर आ रहा होगा, ये है लॉन्गिट्यूडनल इंजरी। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल इंजरी को हमने ट्रांसवर्स में इस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी लॉन्गिट्यूडनल को हमने ट्रांसवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस वजह से एक स्टे सूचर हम यहाँ लेंगे, एक स्टे सूचर यहाँ लेंगे, जब उसको खींचेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से करेंगे ये ल्यूमन नैरो हो जाएगा और ये सब एक्यूट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है।
So we have to convert this longitudinal tear into horizontal tear. तो ये horizontal करके ये उसके दोनों स्टे सूचर हैं जो हमने ये वाले लिए हुए थे, यानी ये और ये वाला जो है वो अब ये हो गया, और ये नीचे वाला जो था वो अब ये हो गया। अब हमने इसको फिर स्टिच करना है इन 2 लेयर्स, और 2 लेयर्स में म्यूकोजा को हमने इनवेजिनेट करना है, और ये इसी तरह 2 लेयर्स में जब हमने स्टिच किया तो ये इस तरह से फाइनली इसकी शेप हो गई। अब जब हम रिसेक्शन करते हैं, अब ये नॉन क्रशिंग क्लैम्प्स होते हैं, जब रिसेक्शन करते हैं सपोज आप देखते हैं कि एक हिस्सा जो है वो उसका बिल्कुल डैमेज्ड है या ओडिमेटस है या इतनी परफोरेशन है या इतना टीयर है ऐसा कि उसमें उसका रिसेक्शन जो है वो किए बगैर काम नहीं चलेगा, तो आपने इतना हिस्सा काटना होता है। तो सिर्फ इतना हिस्सा ही नहीं काटते, उसके साथ उसकी मेजेंट्री या ब्लड सप्लाई भी काटते हैं, सो एज टू सिक्योर हेमोस्टेसिस। तो ये सारा काट के फिर आपने उसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करना होता है, और ये हम इंटरप्टेड सुचर के साथ करेंगे। यहाँ पे जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होगा वो इसी तरह होगा, यानी यहाँ से हमने काटा, यहाँ से हमने काटा, तो एज इट इज ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। अब कभी कभी होता है कि गट इंजरी में आप हीमोस्टेसिस करते करते मेजेंट्री में आप कोई एक वेसल टाई कर देते हैं पकड़ के, वो वाला जो एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है वो उसका डैमेज हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है। सो गट इस्कीमिया इज अनदर इंडिकेशन ऑफ डूइंग पार्शियल रिसेक्शन ऑफ द गट एंड टू डू द रीएनास्टोमोसिस। अगर आपको लगे कि ये वाला हिस्सा टीयर हो गया लेकिन बाकी गट में भी बहुत ओडिमेटस है या इन्फेक्टेड है या कुछ थोड़े अरसे बाद हमें पता चली, तो हो सकता है हम उसको कुछ अरसे के लिए उसका इंटेस्टाइनल जो है उसका एक वो बाहर को वो कर रहे हैं डाइवर्शन जो होता है एंट्रोस्टमी जिसको हम कहते हैं, वो हम कर सकते हैं, जैसे कोलोस्टमी होती है कोलन की। तो इस तरह से ये एंट्रोस्टमी भी किया जा सकता है, बट मोर फ्रीक्वेंटली वी डू एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। जहां पे कॉलन की इंजरी होती है वो प्राइमरीली हम उसमें डाइवर्शन कोलोस्टमी करते हैं, बट इफ देयर इज अ क्लीन कट टीयर और कोई सॉइलिंग नहीं हुई हुई और ड्यूरिंग सर्जरी वो कट आया कॉलन में, तो देयर इज अब जो इनोवेटिव जो स्ट्रेटेजीज हैं वो ये हैं कि उसमें भी आप एंड टू एंड कर सकते हैं या उसमें भी उतना रिपेयर कर सकते हैं बगैर डाइवर्शन कोलोस्टमी किए हुए। अच्छा, ये है जो आपको 4th डिग्री टीयर जिस तरह से नजर आता है, ये मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाती हूँ। अमूमन जो आप देखेंगे पुराने वाला टीयर वो इस तरह से होगा, यानी आपको कहीं पे भी स्फिंक्टर नजर नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ उसके जो रिट्रैक्टेड एंड्स होते हैं, यहाँ पे ये रिट्रैक्टेड एंड होगा जहाँ पे पुकरिंग सी हुई हुई होती है स्किन की, तो वो उसके रिट्रैक्टेड एंड्स ऑफ वो होते हैं। ये है जो फ्यूज्ड, इसमें यहाँ पे ये फ्यूज्ड विजाइनल मेकोजा और ये एनल मेकोजा। अब जब हम स्टिच करते हैं उसको फ्रेश में तो सारा कुछ फ्रेश ही होता है, लेकिन अगर आपने किसी ओल्ड को करना हो तो आप इस एनल मेकोजा और विजाइनल मेकोजा के जंक्शन को पूरे को इंसाइज करते हैं ताकि ये दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाए। फिर आप उसको थोड़ा सा डिसेक्ट करके इसको अलहदा करते हैं, उसको अलहदा करते हैं, और फिर उसके बाद आपने उसकी स्टिचिंग शुरू करनी होती है। सो बेसिकली यू हैव टू डिब्राइड अ लिटिल बिट एंड टू एक्साइज दिस यूनाइटेड स्कार्ड टिश्यू, उसके बगैर तो आप इसको स्टिच कर भी नहीं सकते। और फिर आपने इसको एनल मेकोजा को स्टिच किया और उसके बाद फिर आपने इसको स्फिंक्टर को रिपेयर किया, जैसा कि ये अगली पिक्चर में है। यहाँ पे ये टॉर्न है, ये वाले इसके स्फिंक्टर एंड टॉर्न है, ये पूरे का पूरा एनल मेकोजा भी टॉर्न है। तो एनल मेकोजा को हमने स्टिच किया, फिर उसके बाद उसके जो स्फिंक्टर था फिर उसको भी हम करते हैं, और उसके बाद फिर हम वेजाइनल मेकोजा को स्टिच करते हैं, और लास्टली वी रीबिल्ड द पेरिनियम। ये पेरिनियम को बनाना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे पेरिनियम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ से एनल मेकोजा को स्टिच करके आपने स्फिंक्टर को स्टिच किया, और उसके बाद आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं मसल्स को, बाद में भी कर सकते हैं वेजाइनल मेकोजा को स्टिच करने के बाद भी। तो यहाँ पे ये जो आप उसको वो करेंगे तो वो बेसिकली हमारी पेरिनियम जो बॉडी है उसकी रिस्ट्रक्शन उसमें हो जाएगी। अब जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ये है जो कि उसके ऊपर बेसिकली जो ओवरलैप टेक्निक है, लेकिन ओवरलैप टेक्निक में सिंपल ये होता है कि आपने इंटरप्टेड मैट्रेस लगाने होते हैं, 3 या 4 काफी होते हैं इंटरप्टेड मैट्रेस। जबकि ये जो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस है दैट इज वेरी सिंपल, ये इसका ओवरलैप टेक्निक है, और ये जो है ये इसकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस है। इसमें भी आप मैट्रेस के तरह से लगाते हैं, ये फ्रेश में पॉसिबल होता है, पुराने में तो जो ओल्ड हील टीयर्स होता है उसमें अमूमन ये चीजें इस तरह से विजिबल नहीं होती।
तो ये था जो 2-3 तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो अब अगले का जरा मुझे क्विकली बता दो, फिर हम क्या HIV इन प्रेगनेंसी कर लें, क्योंकि अभी हमारा मैम एक अगर जो आप किसी लोगों और ने के पास पिछली, कोई और हाँ टॉपिक है जी, तो भले वो ही कर लेते हैं। मैम क्या है, अगर किसी और के पास और कोई टॉपिक है तो वही कर लेते हैं। एवी मेल फॉर्मेशन आया था पिछली दफा ना, एक न्यू चीज आई थी। एवी मेल फॉर्मेशन किसके बाद? ये DNC के बाद भी हो सकता है, सेक्शन के यस बाद मैम, भी हो सकता है, यस किसी मैम, भी लास्ट ट्रॉमा टाइम के भी आया बाद था, हो सकता है जी। न्यू टॉपिक नहीं था। यस मैम, लास्ट टाइम यही न्यू टॉपिक था, एवी मेल फॉर्मेशन। मैडम डीएनसी के बाद था, ट्वाइस टाइम उसकी डीएनसी हाँ हुई थी। वही ना, DNC के बाद अमूमन ज्यादा इसके बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये तो सिनेरियो और अगर किसी को याद है तो अभी बता दे सिनेरियो, नेक्स्ट टाइम उसको बस डिस्कस कर लेते हैं। मैडम 10 मतलब पेशेंट जो है उसको जो है 2 टाइम्स जो है ना किसी नर्स ने जो है वो उसकी डीएनसी की थी। अच्छा चलो ठीक है, ये तो कॉमन वो सिनेरियो है, इसमें कोई भी और चीज आप ऐड भी कर सकते हैं। या देखो, अब बेसिकली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप लोग अपने एक्चुअल पेशेंट सिनेरियोज को देखा करें, यानी जो पेशेंट आपने अपने ऑब्जर्व किए हों या मैनेज किए हों, या जाहिर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आप नहीं मैनेज अभी कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा मैनेज करते हुए, तो वो भी हम केसेस डिस्कस कर सकते हैं। बाल दफा बड़े इंटरेस्टिंग यूनिक केसेस होते हैं और टॉक्स मैडम में नेक्स्ट वॉलंटियर, मैडम नेक्स्ट वॉलंटियर मैं होना चाहती हूँ। जी। मैडम नेक्स्ट वॉलंटियर टॉपिक के लिए मैं करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, चलो ये भी मेलफॉर्मेशन का भी देख लेंगे, जो भी फिर हुआ, ठीक है जी मैम। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैम। ये जो थर्ड केस आपने बताया था ना, वो कोलोनिक डायलिटेशन वाला, तो हाँ एक जी, कहते हैं कि ओगिलवी सिंड्रोम कहते हैं, तो ये क्या वो बताया कौन मैम सा आपने? सिंड्रोम? ओगिलवी मैम। ये वही है, ये वही है, जी जी, ये वही ठीक है है। मैम। मैंने कहा सारों चलो को इतना याद तो नहीं रहेगा, तो ये कम से कम जो एक इजी टू रिमेम्बर वाली चीज है वही याद रहे, ठीक है। ये सूडो थैंक यू। बेसिकली वही है, क्रोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, सही ठीक है। है, थैंक यू। चलो जी, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैडम।